दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा मनमोहन सिंह सरकार कितनी थी वफादार। दरअसल ये प्रश्न अचानक क्यों उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है कि 26/11/2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया था, उस हमले की योजना को बनाने वाले जो मास्टरमाइंड थे उनमें से एक तहब्बुर राणा को भारत ले आया गया। और जब से तहब्बुर राणा भारत आया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा खुशी व्यक्त करने की तो बात ही छोड़ दो, उनके चेहरों पर मायूसी है। ऐसा लग रहा है कि मानो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया हो। कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो हाल में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कन्हैया कुमार, जब बिहार में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तहब्बुर राणा भारत आ गए हैं, भारत सरकार उनको ले आई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो कन्हैया कुमार ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्या तहब्बुर राणा के आने से महंगाई कम हो जाएगी? मतलब तहब्बुर राणा के आने से कोई खुशी नहीं है, तो आखिर कोई गम है क्या? क्या मुंबई के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, यह पूरी भारत के अस्मिता पर हमला था, काफ़ी लोग मारे गए, क्या कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के नेताओं पर इसका असर नहीं पड़ता? शायद नहीं पड़ता। और यह स्थिति पहले से है। हमने आज़ादी के दौर में भी देखा होगा, जब भारत का विभाजन किया कांग्रेस पार्टी ने, तो पाकिस्तान की ओर से लाशें भर भर कर ट्रेनें भारत आ रही थी। और भारत में भी कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक अनेक शहर ऐसे थे जहां सड़कें लाशों से पटी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेताओं के चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं थी, बल्कि उन्हें सत्ता प्राप्त करने की खुशी थी। आज़ादी के बाद की बात को छोड़ दीजिए, अभी 1984 में दिल्ली की सड़कों पर नरसंहार हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे पर शिकन नहीं थी। और उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, कोई महीना नहीं जाता था जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में दंगे ना होते हों और कांग्रेसी नेता खुश हुआ करते थे। तब यह कहा जाता था कि ये जो यूपी, बिहार, गुजरात, इन जगहों पर दंगे होते हैं, ये कांग्रेस के द्वारा लगाए गए बागों के फल हैं जिसे कांग्रेस खाती है। और यह स्थिति अब तक है कि वो तहब्बुर राणा जो उस मुंबई हमले के का आरोपी है, एक तरह से उसको भारत लाया गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है और खामोश हो गए। ये खामोशी कई वजह से चुभती है। ये इसलिए चुभती है कि भारत सरकार के 2008 में गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी RVS मणि ने एक बहुत गंभीर बात कही थी, और डर यह है कि कहीं वो बात सच तो नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं कि तहब्बुर राणा कौन है। तहब्बुर राणा मूल रूप से एक पाकिस्तानी नागरिक है। अब उसके पास और देशों की नागरिकता है, लेकिन पहले पाकिस्तान का रहने वाला है। इसने मेडिकल की पढ़ाई करी और फिर ये पाकिस्तान की सेना में जनरल प्रैक्टिशनर ऑन ड्यूटी पर काम करने लगा। धीरे धीरे इसे पाकिस्तान की सेना से ISI में शिफ्ट कर दिया गया और इसको भारत पर आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसके लिए इससे कहा गया कि ये पाकिस्तान को छोड़कर किसी और देश को अपना ठिकाना बनाए और वहाँ रहकर
भारत पर हमले की योजना बनाए और उनको अंजाम दिलवाए। कहते हैं कि जो पकड़े गए थे आतंकवादी और जो भारत के पास डिजिटल सबूत थे, उससे ये बात सामने आई और यहाँ तक कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जो जांच करी उससे ये बात सामने आई कि 26 नवंबर 2008 को जो भारत में हमला हुआ था उसको अंजाम देने वालों में, उसकी योजना बनाने वालों में तैयब राणा भी था। भारत सरकार ने तैयब राणा को, मोदी सरकार ने भारत लाने का प्रयास किया। इससे पहले की जो कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी उन्होंने तैयब राणा को भारत लाने का कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया यह अब आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता तो इसी बात से परेशान थे कि कसाब को आखिर क्यों पकड़ लिया गया। वो चाहते थे कसाब छूट जाए। जब मोदी सरकार आई तो उसने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि तैयब राणा को भारत लाया जाए। तब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहकर भी अमेरिका में उसके जितने भी सोर्सेस थे, जितने भी संबंध थे, उन सबसे पूरे अड़ंगे लगवाए। बिडेन प्रशासन था इससे पहले, उसने भी पूरे अड़ंगे लगाए कि तैयब राणा को भारत को नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप का सरकार आई तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत से, मोदी सरकार से अच्छे संबंध है। डोनाल्ड ट्रंप भारत के शुभचिंतक हैं। उन्होंने तमाम अड़चनों को हटाया और तैयब राणा को भारत को सौंप दिया गया, जो फिलहाल भारत आ गया है। तैयब राणा क्या बताएगा और क्या नहीं बताएगा फिलहाल ये खुफिया एजेंसी जाने। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सुरक्षा एजेंसियों से एक बात कहना चाहता हूं कि वो इस बात की भी जांच करें जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे RBS मणि ने कही थी। दोस्तों, RBS मणि ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि 26/11/2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था वो भारत और पाकिस्तान का फिक्स मैच था। यदि ये फिक्स मैच था तो निश्चित रूप से ये प्रश्न दिमाग में आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार कितनी थी वफादार। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े हमले होने के बाद भी तमाम राजनीतिक दलों के कहने पर भी, सामाजिक संगठनों के कहने पर भी, भारतीय सेना के आग्रह पर भी तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जरा सी भी कार्रवाई करने में विफल रही। कहा यह जाता है कि मनमोहन सिंह सरकार बेहद डरी हुई थी और उसको ये खौफ था कि यदि कोई एक्शन लेगी तो पाकिस्तान इस बात का भंडाफोड़ कर सकता है कि ये तो हमारा मिला जुला खेल था। मनमोहन सिंह ने बाद में एक बार कहा कि मेरे ऊपर दबाव था रिटेलिएट करने का, लेकिन मैंने शांति का रास्ता चुना। ये शांति का रास्ता नहीं था, यह कायराना हरकतों का रास्ता था, यह देश के साथ धोखे का रास्ता था, यह देश के साथ वफादारी का रास्ता नहीं था। और जब RBS मणि ने अपनी बात कह दी तो बात बहुत सोचने को हो जाती है। RBS मणि ने बाकायदा एक किताब लिखी है और उसका किताब का नाम है भगवा आतंक एक षड्यंत्र। अब इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका सिलसिलेवार आप कड़ियाँ जोड़ते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जब इनकी किताब का भोपाल में विमोचन हुआ तब इन्होंने ये बात कही कि यह हमला भारत और पाकिस्तान के बीच एक फिक्स मैच था और बाकायदा एक थ्योरी डेवलप करी गई और स्टेप बाय स्टेप कदम उठाए गए और उस हमले, उस जो थीसिस बनी उसका पीक स्टेप था मुंबई का हमला।
और दोस्तों, यदि मुंबई के हमले में कसाब नहीं पकड़ा जाता तो कांग्रेस की जो सोच थी, जो कांग्रेस का षड्यंत्र था, वो सफल हो जाता। ये कहते हैं कि मुंबई के हमले से पहले कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक थ्योरी रची, हिंदू आतंकवाद। आपको ध्यान होगा, कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस पार्टी के अनेक मंत्रियों ने अनेक मंचों से कहना शुरू कर दिया कि भारत में हिंदू आतंकवाद फैल रहा है और भारत हिंदू आतंकवाद से ग्रसित है। सेना के कर्नल पुरोहित को और हिंदू साध्वी प्रज्ञा को हिंदू आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद मुंबई का हमला हो जाता है। मुंबई के हमले में कांग्रेस की योजना यह थी कि उस हमले के बाद या तो सारे आतंकवादियों को मार दिया जाएगा या आतंकवादियों को सेफ पैकेज दे दिया जाएगा। मुंबई के हमले में जितने भी आतंकवादी आए थे, उन सबके हाथ में इस तरीके से कलावा बंधा हुआ था। उनके गले में हिंदू धर्मशास्त्रों के, हिंदू प्रतीक चिन्हों के लॉकेट पड़े हुए थे। उद्देश्य यह था कि जब ये मारे जाए या मीडिया इनके फोटो खींच ले तो उसके बाद सरकार देश को ये बताए कि ये हिंदू आतंकवादी थे और शायद इनका पाकिस्तान से रिश्ता था, कि ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गए और वहां से ट्रेनिंग लेने आए और इन्होंने भारत पर हमला करा। और यदि कसाब ना पकड़ा जाता तो इस हमले के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व की बात करने वाले तमाम लोग, भारतीयता की बात करने वाले तमाम लोग, राष्ट्र प्रेमी तमाम लोगों को हिंदू आतंकवाद के जुर्म में कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। यह कांग्रेस की योजना थी। लेकिन ईश्वरीय कृपा से एक भारतीय महाराष्ट्र के एक बहुत आदरणीय, एक बहुत महान सिपाही, मरणोपरांत जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, आदरणीय तुकाराम ओमले जी, पता नहीं उन पर क्या ईश्वरीय कृपा हुई कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन इस एक आतंकवादी को गिरफ्तार करूंगा। और वो आतंकवादी उनके सामने पड़ा था, कसाब। उन्होंने कहा मैं जानता हूं मैं इसके हाथ में आधुनिक हथियार है, मैं मारा जाऊंगा, लेकिन इसे जिंदा पकड़ लूंगा ताकि भेद तो खुले कि ये आतंकवादी हैं कौन और ये आए कहां से हैं। वो कसाब उनके सीने में गोलियां बरसाता रहा, लेकिन वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने कसाब को दाब लिया, उसकी कौलियां भर ली। कहते हैं 25 से ज्यादा गोलियां तुकाराम ओमले जी के सीने में धंसी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो शहीद हो गए। लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया और कसाब के जिंदा पकड़े जाते ही कांग्रेस सरकार का भंडाफोड़ हो गया, यूपीए सरकार का भंडाफोड़ हो गया। यहां तक कहा जा रहा है कि जब कसाब पर मुकदमा चल रहा था और कसाब के खिलाफ मुंबई के वकील उज्ज्वल निकम मुकदमा लड़ रहे थे, तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये दबाव डाला था, जो सरकार
की ओर से प्रतिष्ठित लोग थे कि कसाब के खिलाफ पैरोकारी हल्की कर दो, कसाब के खिलाफ दलीलें हल्की कर दो, जिससे कि मुकदमा कमजोर पड़ जाए और कसाब सुरक्षित छूट जाए और उसे जल्दी से जल्दी जीवित पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। और कांग्रेस सरकार फिर यह प्रयास कर सकती थी कि देखो कसाब हमलावर नहीं था और हमलावर हिंदू थे। आरबीएस मणि कहते हैं कि मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूं कि भारत सरकार शामिल था, भारत सरकार शामिल थी कि 26 नवंबर को हमला हुआ, उससे पहले 25 नवंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एक आतंकवाद के उन्मूलन पर एक बातचीत शिखर बैठक रखी जाती है। ये बैठक इस्लामाबाद में होनी है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सभी बड़े अधिकारी जाते हैं। इसका मतलब है कि 25 नवंबर को जितने भी गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं, जो यदि भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला हो जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए जिसमें केंद्र को कोई फैसला करना पड़े, वो आतंकवादी हमला इतना हो कि उसे एक राष्ट्र, एक राज्य से बाहर उसे केंद्र की मदद देनी पड़े और राज्यों की मदद देनी पड़े, तो समन्वय हो, आदेश हो। कोई आदेश देने वाला अफसर दिल्ली में मौजूद नहीं था, क्योंकि सब पाकिस्तान भेज दिए गए। और भेजे किसने? मनमोहन सिंह सरकार ने। जब वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो ये तारीख 25 से 26 कर दी जाती है और सूचित किया जाता है कि 26 तारीख को होगी बातचीत, 25 को नहीं होगी। 26 को यह हमला होता और 26 को सारे अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी इस्लामाबाद में होते हैं। स्वाभाविक है कि अब 26 की रात को मुंबई में हमला होता है। दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय का कोई सक्षम अधिकारी नहीं होता जो तत्काल फैसला ले सके कि सेना को भेजना है या अर्धसैनिक बलों को भेजना है, एनएसजी कमांडोज को भेजना है, ब्लैक कैट कमांडोज को भेजना है। आपको याद होगा जिन्होंने 2008 का घटना देखी होगी, एनएसजी को कमांडोज को भेजने में बहुत देर हुई, क्योंकि समन्वय करने वाला कोई अधिकारी दिल्ली में नहीं मौजूद था, निर्णय लेने वाले सक्षम अधिकारी दिल्ली में मौजूद नहीं थे। क्या यह सुनियोजित साजिश थी? आरबीएस मणि कहते हैं कि मैं दिल्ली में था, लेकिन मुझे भी लखनऊ भेज दिया गया। अब आरबीएस मणि का कहना है कि यह प्लान था कि हमला हो जाएगा, या तो वो सुरक्षित वापस चले जाएंगे आतंकवादी, या मार दिए जाएंगे, और उसके बाद ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को स्थापित कर दिया जाएगा, ये कहते हुए कि इन आतंकवादियों के गले में हिंदू लॉकेट पड़े हुए हैं, इनके हाथ में कलावा बंधा हुआ है और इन्होंने ही भारत पर हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया। तो मैं आज ये बात कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब तहब्बुर राणा भारत आ गया है तो सुरक्षा एजेंसियों को इस बात को भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं भारत सरकार के किसी भी स्तर पर, किसी भी हद तक कोई सहमति तो नहीं थी। यदि सहमति थी तो यह बेहद चिंताजनक बात है। दोस्तों, सिर्फ आरबीएस मणि ने अपनी किताब में यह बात नहीं कही है, दो किताबें और लिखी गई हैं। एक किताब का नाम है द ग्रेट इंडियन कॉन्स्पिरेसी और दूसरी किताब का नाम है आतंक से समझौता। इन किताबों के लेखक हैं प्रवीण तिवारी। ये भी आरोप लगाते हैं कि मुंबई हमला संदेहास्पद था और कांग्रेस ने जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लिखी थी, उस थ्योरी को अमली जामा पहनाने का एक प्रयास था। लेकिन तुकाराम ओंबले की शहादत, तुकाराम ओंबले की वीरता और तुकाराम ओंबले की दूरदर्शिता के कारण कांग्रेस पार्टी का यह षड्यंत्र विफल हो गया। क्या कांग्रेस के नेता इसीलिए डरे हुए हैं,
कहीं तहब्बुर राणा को यह बात पता तो नहीं है कि हाँ मनमोहन सिंह सरकार की सहमति थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहब्बुर राणा इस भेद को खोल देगा। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि तहब्बुर राणा क्योंकि उस वक्त अमेरिका में था। मैं आपको यह भी बता दूं 26 नवंबर को हमला हुआ, और 26 नवंबर को हमले से 5 दिन पहले तक तहब्बुर राणा भारत में था। यह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गया, उत्तर प्रदेश के आगरा में गया, दिल्ली गया, अहमदाबाद गया, केरल के कोची गया, और इसने इन तमाम जगहों पर जाकर रेकी करी कि हम मुंबई के साथ साथ और कहाँ पर दंगे फैला सकते हैं। हमारा स्लीपर सेल इधर मुंबई में हमला हो जाए, इसको हिंदू आतंकवाद का अमली जवाब बना दिया जाए, और उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, जो मुस्लिम आतंकवाद के स्लीपर सेल हैं, वो इन शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगा करा दे। और हमलों से 5 दिन पहले ये भारत छोड़ के अमेरिका चला जाता है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अमेरिका में रह रहा था, यदि यह सहमति हुई होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं कि भाई हमें हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करना है, तो एक इसलिए कांड कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये बात पता होगी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को, पाकिस्तान के किसी सैन्य कमांडर को जो उस वक्त इस्लामाबाद में था, या पाकिस्तान के राजदूत को जो उस वक्त भारत दिल्ली में थे, या पाकिस्तान के सरकार में शामिल किसी ताकतवर को जो उस वक्त पाकिस्तान की सरकार में शामिल थे। तो इसलिए कांग्रेस के नेताओं बहुत डरो मत, लेकिन फिर भी जब दाढ़ी में तिनका होता है, जब मन में चोर होता है, तो एक डर तो होता है कि कहीं भेद ना खुल जाए। इसलिए तहब्बुर राणा को भारत लाने से कांग्रेस पार्टी में कोई खुशी की लहर नहीं है। निश्चित रूप से मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई कि उसने अथक प्रयास किया, उसने मुंबई हमले की तह में जाने का प्रयास किया, जाने की कोशिश का निर्णय किया, ताकि मुंबई हमले के और गुनाहगार जो अभी भारत में नहीं है, अभी भारत से बाहर है, उनको भी दंडित किया जा सके। और उसने प्रयास जारी रखा, और सत्ता संभालने के 11 साल बाद ही सही, लेकिन तहब्बुर राणा को भारत ले आई। फिलहाल कांग्रेसियों में आपसे कहूँगा, डरो मत, क्योंकि मेरी उम्मीद ऐसी है कि तहब्बुर राणा को आपके काले कारनामे शायद ना पता हो। हाँ, तहब्बुर राणा कुछ क्लू दे दे कि अब मेरे तो आपने ले लिया, अब आप अमेरिका से उसे उठा लो, अब आप पाकिस्तान से उसे उठा लो, तो उसको पता होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं कोई काला कारनामा तो नहीं था, कहीं कोई ब्लैक डील तो नहीं थी। यदि ये डील थी तो बहुत दुखद है, यदि ये डील नहीं थी तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि ये बात किसी आम आदमी ने नहीं कही है, ये बात किसी पत्रकार ने नहीं कही है, ये बात किसी सनसनीखेज पत्रकारिता वाले व्यक्ति ने नहीं कही है, ये भारत सरकार के पूर्व अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट RBS मणि ने कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिक्स मैच था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय वायुसेना के कई रिटायर्ड जनरलों ने, कई रिटायर्ड एयर मार्शल ने इस बात को कहा है कि हमने मुंबई हमले के तुरंत बाद मनमोहन सिंह सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, आप आदेश दीजिए, हम पाकिस्तान के या कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इन हिस्सों पर जहां आतंकवादी कैंप बने हुए हैं, वहां पर बिना किसी देर समय गंवाए तत्काल हमला करने में सक्षम है, हमला करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार रिटायर्ड एयर मार्शलों ने यह डिस्क्लोजर दिया है कि मनमोहन सिंह सरकार हिम्मत नहीं जुटा सकी, मनमोहन सिंह सरकार ने हामी नहीं भर के दी। तो मुझे तो नहीं लगता कि भारत इतना कमजोर था,
कि वो पाकिस्तान से डर जाएगा। निश्चित रूप से आरबीएस मणि के आरोपों में कुछ दम लगता है। हालांकि मैं भी ईश्वर से चाहता हूं कि ऐसे आरोप सत्य सिद्ध ना हो, लेकिन यदि ये वास्तविकता है तो सामने आनी चाहिए और कांग्रेस के काले कारनामे देश का सामने आना चाहिए। मैं कहूँगा भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों से तहब्बुर राणा से कड़ाई से पूछताछ करें और कौन कौन शामिल है ये तो जाने ही, लेकिन आरबीएस मणि के आरोपों की सच्चाई जानने का भी प्रयास करें, जिससे यह पता लग सके मनमोहन सिंह की सरकार कितनी थी वफादार। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्व पत्रिका नमस्कार।